Good evening dear students, myself Brijesh Pandey from DP Singh classes, your biology teacher। देखिए बेटा हम लोग कई क्लास मतलब 8-7 क्लास तो हो ही गए, इस पर हम लोग फोटोसिंथेसिस पे देख रहे थे बेटा। हमने पहले भी आपको बताया था कि लाइट रिएक्शन पर हम लोग पहले डिस्कस करेंगे बेटा, और लाइट रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद इस पर उठने वाले क्वेश्चंस पर जिक्र करेंगे। अपने नीट में जो भी XYZ क्वेश्चन पूछे गए, नीट ही नहीं एम्स वगैरह हो गए या PMT हो गए या इनसे रिलेटेड या इस लेवल के और जो भी अगर एग्जाम होता उस पर आ चुकी केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस इसकी लास्ट टॉपिक है। ठीक, कुछ इस पर हम लोग पहले की भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज देखें बेटा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को इसको कंप्लीट करते हैं। इसके बाद आप क्या है कि आप स्वयं भी जो भी XYZ क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में अगर पूछे गए हों आप उन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि हाँ कितना इजीली आप उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन को जो है कि हैंडल कर पाएंगे। ठीक, यहाँ पर एक चीज़ और आपसे जिक्र करेंगे बेटा कि कभी भी एग्जाम के क्वेश्चन को देख करके आप तैयारी न कीजिए। तैयारी प्रिपरेशन आपकी कैसी होनी चाहिए? प्रिपरेशन का फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए बेटा कि आपका प्रिपरेशन कंसेप्ट को बेटर क्लियर करते हुए होनी चाहिए। कंसेप्ट बहुत अच्छा अगर आपको क्लियर होगा, चूँकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना बेटर आप टैकल कर पाते हैं इस पे डिपेंड करता है कि आप उस सब्जेक्ट के विषय में कितना बेटर जानते हैं। ठीक, आइए ही केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को अल्टीमेटली फाइनली इसको क्लियर करते हुए नेक्स्ट क्लास में बेटा आपको लाइट रिएक्शन से उठने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। ठीक, देखिए केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को शुरू करने के पहले थोड़ा सा एक हल्का सा जो है कि रिवाइज कर लिया जाए बेटा फोटोसिंथेसिस को, जिससे एक बेटर फ्लो मिल जाए यहाँ पे। ठीक, फोटोसिंथेसिस आपने देखा बेटा कि द प्रोसेस ऑफ फूड फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ सोलर लाइट एंड क्लोरोप्लास्ट और सोलर लाइट के हेल्प से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फूड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हो गया बेटा? इन दिस प्रोसेस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्टोर्ड इन फूड मॉलिक्यूल। इस प्रोसेस में लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और फूड मॉलिक्यूल में स्टोर कर ली जाती है। क्लियर हो गया बेटा? The process of photosynthesis is completed in 2 steps, light reaction and dark reaction। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन में। क्लियर हो गया बेटा? लाइट रिएक्शन में देखिए चूंकि हम लोग पूरा लाइट रिएक्शन देख चुके हैं बेटा, तो थोड़ा सा लाइट रिएक्शन को समराइज भी करते हैं। लाइट रिएक्शन आपने देखा बेटा कि लाइट ड्राइवन प्रोसेस जो है या द प्रोसेस ऑफ या द फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस विच अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्लियर हो गया बेटा? या डायरेक्टली लाइट ड्राइवन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, डायरेक्टली लाइट ड्राइवन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन। क्लियर हो गया बेटा? द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन इज ग्रेना एंड स्ट्रोमा लैमेली, दैट मीन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लियर हो गया बेटा? क्लोरोप्लास्ट का थाइलेकोइड मेम्ब्रेन जो है जो कि ऑर्गेनाइज होता है बेटा ग्रेना लैमेली एंड स्ट्रोमा लैमेली में, यही साइट है किसके? लाइट रिएक्शन के। ग्रेना और स्ट्रोमा लैमेली कंटेन्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स which are organized in the form of different photosystems, photosystem second and photosystem first। क्लियर हो गया बेटा? यानी जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में पिगमेंट्स हैं, ये पिगमेंट थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पर ही पिगमेंट्स हैं और ये पिगमेंट ऑर्गेनाइज होते किस फॉर्म में? फोटोसिस्टम्स में या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गया बेटा? द मेन फंक्शन ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आर फोटोसिस्टम, द मेन फंक्शन ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आर फोटोसिस्टम इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड इमिशन ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को यानी एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को इमिट करना, यही क्या बेटा? फोटोसिस्टम का फंक्शन है। क्लियर हो गया बेटा? इसमें जो लाइट एनर्जी को यानी कि जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को इमिट कर रहा होता, जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को इमिट कर रहा हो उसे रिएक्शन सेंटर कहेंगे। रिएक्शन सेंटर आपने देखा बेटा कि फोटोसिस्टम सेकेंड में P680 और फोटोसिस्टम फर्स्ट में P700 होते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए जब ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन दोनों फोटोसिस्टम यानी फोटोसिस्टम सेकेंड और फोटोसिस्टम फर्स्ट से रिलीज होते हैं तो ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हुए अल्टीमेटली पहुंच जाते हैं बेटा कहाँ पे? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में या नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अल्टीमेटली पहुंच जाते हैं बेटा NADP+ पे, और NADP+ को रिड्यूस करते हैं NADPH+H+ में। क्लियर हो गया बेटा? इसी को हिल एंड बेंडाल
इसी को हिल एंड बेंडाल ने अगर देखें बेटा तो जेड स्कीम के रूप में प्रपोज किया था, क्योंकि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर को उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेस पर या रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पर उन्होंने अरेंज किया और पाया कि एक जेड शेप बनती है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये तो हो गया नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या है बेटा, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इमिटेड या रिलीज्ड फ्रॉम P700 cycled back to P700, so it is called cyclic electron transport system या cyclic photophosphorilation। क्लियर हो गया बेटा। अर्नान का क्या कंसेप्ट या क्या थॉट था कि जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है बेटा तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिलीज होती है। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिलीज होती है और वही एनर्जी कंज्यूम कर ली जाती है या यूज कर ली जाती है किसमें, एटीपी की सिंथेसिस में। क्लियर हो गया बेटा। The process of ATP synthesis is called phosphorylation। ठीक, यहाँ फोटोसिंथेसिस में क्या है बेटा, the energy for phosphorylation comes from light या सोलर एनर्जी। क्लियर हो गया, यानी फॉस्फोरिलेशन जो फोटोसिंथेसिस में हो रहा है बेटा, इसमें एनर्जी कहाँ से आ रही है, सोलर एनर्जी या लाइट एनर्जी है, तो लाइट एनर्जी आ रही है बेटा, इसीलिए इसको कहते हैं बेटा फोटोफॉस्फोरिलेशन। यहीं अगर आप रेस्पिरेशन में एटीपी के फॉर्मेशन को देखें बेटा तो यहाँ फूड मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज होती है जो यूटिलाइज की जाती है एटीपी की सिंथेसिस में, इसलिए इसको कह सकते हैं बेटा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। क्लियर हो गया बेटा। तो अर्नान का क्या कंसेप्ट था बेटा कि जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर से मूव करते हुए आगे बढ़ते हैं तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है, और यही एनर्जी यूटिलाइज कर ली जाती है किसमें, एटीपी की सिंथेसिस में। क्लियर हो गया बेटा। तो एटीपी की सिंथेसिस में यूटिलाइज कर ली जाती है, लेकिन हमने आपको बताया बेटा कि पीटर माइकल ने केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस प्रपोज किया, जिसमें इन्होंने बताया कि हाँ ये एक्चुअल रीजन या एक्चुअल थॉट नहीं है एटीपी की सिंथेसिस का कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रॉन मूव करता तो एनर्जी रिलीज होती। उन्होंने बताया था कि ऐसा नहीं होता, बल्कि रियल में एक्चुअल में होता क्या है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ए प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप्स अक्रॉस द थाइलेक्वाड मेम्ब्रेन। पीटर माइकल ने क्या क्लियर किया था कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के समय एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर से मूव करता है तो थाइलेक्वाड मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। क्लियर हो गया बेटा, यानी ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप्स अक्रॉस द थाइलेक्वाड मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया बेटा। जब यही थाइलेक्वाड मेम्ब्रेन के अक्रॉस जब मतलब प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होता है तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी यूटिलाइज की जाती है किसमें, एटीपी की सिंथेसिस में। क्लियर हुआ बेटा, यानी एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट यूटिलाइज इन द प्रोसेस ऑफ एटीपी सिंथेसिस। क्लियर हो गया बेटा। तो अब यहाँ पर देखें बेटा कि प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप कैसे होता है और किस तरीके से जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो ये जो है कि ये एनर्जी जो रिलीज होती है बेटा ये एटीपी की सिंथेसिस में किस तरीके से यूज की जाती है। ठीक, तो ये रहा बेटा पीटर माइकल का केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। एक चीज़ और भी है बेटा कि प्रोटॉन ग्रेडियंट के ही बेस पर फोटोसिंथेसिस में भी एटीपी की सिंथेसिस होती है और प्रोटॉन ग्रेडियंट के ही बेस पर एटीपी की सिंथेसिस किस में होती है, रेस्पिरेशन में। क्लियर हो गया बेटा। बस डिफरेंस कितना है बेटा कि यहाँ प्रोटॉन ग्रेडियंट को डेवलप करने के लिए जो ड्राइविंग फोर्स है वो फोर्स यहाँ लाइट एनर्जी प्रोवाइड करती है, और जबकि रेस्पिरेशन में कौन प्रोवाइड करता है बेटा, मेटाबॉलिक रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन होता है फूड मॉलिक्यूल का। क्लियर हो गया। तो अच्छा आप देखिए बेटा, तो फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन। अब देखिए केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पीटर माइकल ने प्रपोज किया बेटा किसको, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ एटीपी सिंथेसिस दैट मीन फॉस्फोरिलेशन। तो देखिए बेटा यहाँ पर एक्चुअल काज अगर क्या आप देखें बेटा तो फॉस्फोरिलेशन की क्या है, ये सपोज कीजिए बेटा हो गई ग्रेना लैमले। क्या हो गया बेटा, ग्रेना लैमले, यानी ये स्ट्रक्चर किसका हो गया बेटा, ये स्ट्रक्चर हो गया ग्रेना लैमली का। क्लियर हो गया बेटा।
अगर यहीं आप स्ट्रोमा लैमली के स्ट्रक्चर को अगर देखते हो बेटा, तो स्ट्रोमा लैमली को जस्ट यहीं बना लीजिए। ये क्या हो गया? स्ट्रोमा लैमली, स्ट्रोमा लैमली। ये इनके देखिए तो ल्यूमेन हो गए। ग्रेना लैमली अगर डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, ये इनके क्या हो गए? ल्यूमेन। और यहाँ पर आप देखिए बेटा, तो ये ल्यूमेन किसका हो गया बेटा? स्ट्रोमा लैमली का। ठीक, जैसे यहाँ पर ये और ये टोटल अगर आप देखें बेटा, तो मेम्ब्रेन हो गई, थाइलेक्वाड की मेम्ब्रेन हो गई बेटा। यानी ये जो टोटल पार्ट है, ये पार्ट क्या हो गया बेटा? थाइलेक्वाड मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया बेटा? यानी ग्रेना लैमली की थाइलेक्वाड मेम्ब्रेन। ठीक अब देखिए इसमें कौन सा पिगमेंट किस पोजीशन पर होता है बेटा, और उसकी पोजीशन किस तरह से हेल्प करती है प्रोटॉन ग्रेडियंट के डेवलपमेंट में। आइए इसको देखते हैं। ठीक, देखिए बेटा, P680 यानी PS सेकेंड, P680 या क्या कह लें बेटा? PS सेकेंड। ठीक, PS सेकेंड या P680 ये कहाँ पर प्रेजेंट है बेटा? थाइलेक्वाड मेम्ब्रेन के इनर साइड में। कहाँ प्रेजेंट है बेटा? इनर साइड। इसको मान लीजिए बेटा कि ये इनर साइड हो गई। ठीक, ये हो गई क्या? इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक, और ये हो गया बेटा आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। क्या हो गया ये? देखिए बेटा, ये हो गई आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया बेटा? ये इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन हो गई बेटा, और ये कौन सी मेम्ब्रेन हो गई? ये मेम्ब्रेन हो गई बेटा आउटर साइड ऑफ। देखिए बेटा, तो ये हो गई आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन और ये इनर साइड। अब यहां पर आप केयर करें बेटा कि P680 ये कहां पे प्रेजेंट है? इनर साइड ऑफ थाइलेक्वाड मेम्ब्रेन पे है। कहां प्रेजेंट है बेटा? इनर साइड ऑफ थाइलेक्वाड मेम्ब्रेन पे। क्लियर हो गया बेटा? इसके बाद देखिए, आप ये भी जानते हैं बेटा कि यहीं पर H2O का ब्रेकडाउन होता है और H+। ठीक, यहीं पर H2O का ब्रेकडाउन होता है बेटा, ये बनाता है H+ और प्लस OH-। ये इलेक्ट्रॉन आ गया बेटा, अगर देखें तो फोटो सिस्टम इस पर, और यहाँ से आप देखिए बेटा तो इसी पॉइंट से, ठीक इसी पॉइंट से हाइड्रोजन आयन डायरेक्ट कहाँ आ गया बेटा? ल्यूमेन में आ गया। अब इसके बाद आप देखिए कि यहाँ से ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है, ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन यहाँ से आता है बेटा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से होकर के, जो फियोफाइटिन है यहाँ पे, तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के थ्रू ये आता है बेटा प्लास्टोक्विनोन पे। किस पे आ गया? प्लास्टोक्विनोन पे। प्लास्टोक्विनोन कहाँ प्रेजेंट है बेटा? प्लास्टोक्विनोन प्रेजेंट है आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन पे, यानी मेम्ब्रेन के आउटर साइड पर प्रेजेंट है बेटा प्लास्टोक्विनोन। ठीक, एनसीईआरटी ने भी बड़ा क्लियर लिया है बेटा कि प्राइमरी एक्सेप्टर से जो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, उसे इलेक्ट्रॉन कैरियर ना एक्सेप्ट करके उसे हाइड्रोजन आयन कैरियर एक्सेप्ट करता है। क्लियर हो गया बेटा? यानी इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ P680 एक्सेप्टेड बाय हाइड्रोजन कैरियर एंड नॉट बाय द इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो यहां पर आप देखिए बेटा तो प्लास्टोक्विनोन क्या है? यहाँ पे प्लास्टोक्विनोन अगर आप देखें बेटा तो ये हाइड्रोजन कैरियर है। क्या है ये हाइड्रोजन कैरियर है। क्लियर हो गया बेटा? ये भी आप समझ सकते हैं कि थाइलेक्वाड मेम्ब्रेन के बाहर जो होगा बेटा ये स्ट्रोमा होगा। क्या होगा? स्ट्रोमा होगा। तो अब देखिए इसको जो हाइड्रोजन चाहिए बेटा प्लास्टोक्विनोन से किस में कन्वर्ट होने के लिए? PQH2 में। तो PQH2 में जो कन्वर्ट होने के लिए इसको हाइड्रोजन आयन चाहिए। ठीक, ये हाइड्रोजन आयन इसे कहाँ से आएगा बेटा? ये हाइड्रोजन आयन इसको आएगा स्ट्रोमा से। ठीक, अब यहाँ से जो ये हाइड्रोजन आयन मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करता है बेटा?
ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन कैरियर को, यानी इससे जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है बेटा ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन कैरियर है। तो जब इलेक्ट्रॉन कैरियर को जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो यहीं पर फिर से क्या होगा बेटा कि H+, यहीं से H+ आ गया हाइड्रोजन आयन ल्यूमेन में, और इलेक्ट्रॉन किधर बढ़ गया बेटा? इलेक्ट्रॉन बढ़ गया साइटोक्रोम बी पे, या साइटोक्रोम बी से निकल जाएगा किस पर? साइटोक्रोम F पे। क्लियर हो गया बेटा? अब साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन के थ्रू यही इलेक्ट्रॉन किसको पहुंच जाता है बेटा? P700। ठीक, P700 को, अब फिर P700 से आप देखिए बेटा तो ये इलेक्ट्रॉन P700 से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता अल्टीमेटली कौन? NADP+। क्लियर हो गया? और NADP+ इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये कन्वर्ट हो जाता है NADPH+H+ में, यानी इसका जो रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर NADP रिडक्टेज एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है, यानी द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH2, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH2 is catalyzed by NADP reductase enzyme which is present on the outer surface या आउटर फेस ऑफ थाइलेक्वाड मेम्ब्रेन। NADP रिडक्टेज एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है बेटा? ये आउटर फेस ऑफ थाइलेक्वाड मेम्ब्रेन पर है। तो यहाँ पर जो इसको रिड्यूस होने के लिए हाइड्रोजन आयन आ रहा है बेटा, ये कहाँ से आएगा? ये हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन फिर आएगा बेटा स्ट्रोमा से। ये हाइड्रोजन आयन जो इसके रिड्यूस होने के लिए जो आ रहा है, ये हाइड्रोजन आयन कहाँ से आ रहा है बेटा? यहाँ स्ट्रोमा से। तो देखिए इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि जितना भी हाइड्रोजन आयन यूज हो रहा है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन आयन होगा, जितना भी हाइड्रोजन आयन यूज हो रहा है वो स्ट्रोमा से यूज हो रहा है। ठीक, और जो रिलीज हो रहा है वो कहाँ रिलीज हो रहा है बेटा? ल्यूमेन में। चाहे वो स्ट्रोमा मतलब कि चाहे स्ट्रोमा लैमली का ल्यूमेन हो, किसका ल्यूमेन हो, चाहे वो स्ट्रोमा लैमली का ल्यूमेन हो या किसका होता ग्रेना लैमली का ल्यूमेन हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन कंटिन्यूअस कहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं बेटा? ल्यूमेन में। क्लियर हो गया इतना? और डिक्रीज कहाँ पर कर रहे हैं बेटा? स्ट्रोमा में। इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये हुआ बेटा कि द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट विल बी रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थाइलेक्वाड मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया? विच इज ऑल्सो रिजल्टेड इन द इंक्रीजिंग एसिडिटी या डिक्रीजिंग पीएच। चाहे एसिडिटी को कहें तक वो इंक्रीज करेगी या पीएच को कहें वो डिक्रीज करेगा। ठीक, किसमें? ल्यूमेन में। क्योंकि हाइड्रोजन आयन अगर इंक्रीज करेंगे बेटा तो ल्यूमेन का पीएच अपने आप क्या होगा बेटा? डिक्रीज करेगा। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आप देखिए बेटा तो प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा। ठीक, यहां से एक चीज और आप केयर कीजिए बेटा कि अगर प्रोटॉन ग्रेडियंट अगर यहाँ डेवलप हो रहा है यानी कि ल्यूमेन में यानी मेम्ब्रेन के अगर देखें बेटा तो एक फेस पर प्रोटॉन ज्यादा है और दूसरे फेस पर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम है। क्लियर हो गया? तो क्या ऐसा नहीं हो सकता बेटा कि प्रोटॉन बाय डिफ्यूजन अगर देखा जाए तो जो कि मेम्ब्रेन को क्रॉस करके स्ट्रोमा में फिर से पहुंच जाए? क्लियर हुआ? यानी अगर ल्यूमेन साइड अगर देखें बेटा तो प्रोटॉन का कंसंट्रेशन अगर हाई है और इसके बाद कहां पे बेटा स्ट्रोमा में अगर कंसंट्रेशन लो है तो एक पॉसिबिलिटी तो ये बिल्कुल बनती है कि हाइड्रोजन आयन कंटिन्यूअस अगर देखें बेटा तो एफर्ट करेंगे किधर जाने के लिए? स्ट्रोमा में। ठीक, लेकिन इसमें डिफरेंस मतलब इसमें प्रॉब्लम फिर कहां पर आएगी बेटा जो कि स्ट्रोमा में ये नहीं इंटर कर सकते हैं। यानी स्ट्रोमा में प्रोटॉन को या हाइड्रोजन आयन को ल्यूमेन से इंटर करने में फिर प्रॉब्लम क्या आएगी बेटा? प्रॉब्लम यहां पर ये आएगी कि थाइलेक्वाड मेम्ब्रेन जो है बेटा आप जानते हो इस चीज को आप जानते हैं कि XYZ कोई भी मेम्ब्रेन हो, चाहे वो मेम्ब्रेन बैक्टीरिया की हो, सेल बैक्टीरिया की हो, प्लांट की हो, एनिमल की हो या माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, XYZ किसी भी सेल ऑर्गेनल की हो। ठीक, यानी मेम्ब्रेन कोई भी होता उसका बेसिक स्ट्रक्चर जैसा सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में प्रपोज किया था वैसा ही होता है।
यानी मेम्ब्रेन चाहे प्रोकैरियोट की हो, यूकैरियोट की हो या सेल ऑर्गेनल की हो, लेकिन मेम्ब्रेन का जो बेसिक कंपोजिशन होगा वो 100% सेम होगा बेटा इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। कैसा होगा बेटा? अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। क्लियर हो गया बेटा? यानी द बेसिक कंपोजिशन ऑफ मेम्ब्रेन आइदर इन सेल ऑर्गेनल, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म will be same just like as fluid mosaic model proposed by सिंगर एंड निकोलसन। जैसा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में सिंगर और निकोलसन ने दिया था बेटा वहीं। तो अब अगर हम देखें बेटा कि सिंगर एंड निकोलसन के अकॉर्डिंग, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग मेम्ब्रेन का फिर किस तरीके का मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग अगर आप देखें बेटा तो मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होगा, मेम्ब्रेन क्या होती है बेटा? कंटिन्यूअस लिपिड बाई लेयर होती है। मेम्ब्रेन कैसी होती है बेटा? कंटिन्यूअस लिपिड बाई लेयर होती है, जिसमें प्रोटीन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड हियर एंड देयर। सम प्रोटीन मेक्स द प्रोटॉन या प्रोटीन चैनल कह लीजिए। कुछ प्रोटीन क्या है बेटा कि वो प्रोटॉन चैनल बनाते हैं, या प्रोटीन चैनल कहिए, प्रोटीन चैनल बनाते हैं। तो चूंकि हाइड्रोजन आयन क्या है बेटा? ये लिपिड इनसोल्यूबल होंगे। हाइड्रोजन आयन क्या है कि लिपिड इनसोल्यूबल है। देन हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन डायरेक्टली कुड नॉट क्रॉस द थाइलेक्वाड मेम्ब्रेन। ठीक, तो ये क्रॉस किससे करेंगे बेटा? ये केवल और केवल क्रॉस करेंगे बेटा, केवल और केवल ये क्रॉस करेंगे किससे? प्रोटॉन चैनल से। जो प्रोटीन अगर देखें बेटा तो चैनल है, उन्हीं प्रोटीन चैनल से क्रॉस करेंगे, उसको तब हम कह सकते हैं बेटा प्रोटॉन पंप। यानी थाइलेक्वाड मेम्ब्रेन में आप चाहे ग्रेना के हों या स्ट्रोमा के हों, इसमें क्या होंगे बेटा कि प्रोटॉन पंप होंगे, जो रियल में प्रोटीन चैनल ही हैं, उन्हीं भर से हाइड्रोजन आयन क्रॉस कर सकते हैं, किसी और जगह से क्रॉस नहीं करेंगे। तो देखिए बेटा ये क्लियर हो गया। अब देखें बेटा कि प्रोटॉन पंप का स्ट्रक्चर क्या होगा और वो किस तरीके का होता है, जिसके वजह से कि वो एटीपी की सिंथेसिस को हेल्प करता है। देखिए बेटा, ये सपोज कीजिए हो गई मेम्ब्रेन। ये सपोज कीजिए बेटा थाइलेक्वाड मेम्ब्रेन हो गई। ठीक, क्या हो गई? थाइलेक्वाड मेम्ब्रेन। अब देखिए इस थाइलेक्वाड मेम्ब्रेन में अगर क्या आप देखें बेटा, इस थाइलेक्वाड मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट है बेटा प्रोटॉन पंप। यही क्या है? प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन पंप ये जस्ट लाइक टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे स्ट्रक्चर होते हैं बेटा? टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब इसका ये देखिए हो गया बेटा क्या? हेड पीस। ये हो गया बेटा इसका हेड पीस। ये हो गया इसका, अगर देखें ये इसका हो गया बेटा हेड पीस। ठीक, अब इसके बाद देखें बेटा तो ये इसका हो गया प्रोटॉन पंप का स्टाल्क पीस। स्टाल्क पीस क्लियर हो गया बेटा। यानी F1 पार्टिकल या प्रोटॉन पंप के 2 पार्ट हो गए बेटा। कौन कौन से? प्रोटॉन पंप या F1 इसको कह लें बेटा। ठीक, इसे डिस्कवर किया था बेटा फर्नांडीज एंड मोरन ने। किसने डिस्कवर किया था बेटा? फर्नांडीज एंड मोरन ने। इसलिए आप देखें बेटा तो इनको उन्हीं के ऑनर में F1 पार्टिकल या F0 पार्टिकल भी कहेंगे। ठीक, तो देखिए यहां पर जो ये पार्ट है बेटा जो कि मेम्ब्रेन, ये थाइलेक्वाड मेम्ब्रेन हो गई। क्या हो गई ये? थाइलेक्वाड मेम्ब्रेन। ठीक, तो ये थाइलेक्वाड मेम्ब्रेन हो गई। जो पार्ट क्लियर हुआ बेटा? क्यों दिख नहीं रहा जो है? देखिए बेटा
तो इसका अगर क्या आप देखें तो जो पार्ट अगर आप देखें बेटा तो इसका मेम्ब्रेन के अंदर है उसे कह लें क्या F0, इसे क्या कर लें बेटा F0। और जो पार्ट अगर क्या आप देखें बेटा तो इस पर यानी कि मेम्ब्रेन के बाहर है, इसको क्या कर लें बेटा F1। ठीक, ये स्ट्रक्चर आपका पूरा बेटा एटीपी एज का, एटीपी एज। ठीक, ये स्ट्रक्चर है बेटा एटीपी एज का। तो एटीपी एज कितने पार्ट में हो गया बेटा 2 पार्ट्स में। एक पार्ट हो गया बेटा F0, दूसरा पार्ट क्या हो गया बेटा F1। ठीक, अब यहां पर आप देखिए इस तरह से ये है बेटा प्रोटॉन पंप। अब यहां पर मान लीजिए बेटा कि ये आपकी ल्यूमेन साइड हो गई। ये कौन सी साइड हो गई बेटा, ये सपोज कीजिए बेटा कि ल्यूमेन हो गया। तो ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन अगर देखें बेटा तो जो है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होते समय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के समय ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन है। अब यही हाइड्रोजन आयन क्या करेंगे बेटा कि यही हाइड्रोजन आयन ठीक F0 से इंटर करके ये क्या करते हैं बेटा कि क्रॉस करते हैं किसमें स्ट्रोमा में। यही हाइड्रोजन आयन F0 से इंटर करके ठीक यही हाइड्रोजन आयन F0 से इंटर करते हुए F1 से होकर के किसमें क्रॉस करते हैं बेटा ठीक स्ट्रोमा में। ये स्ट्रोमा हो गया बेटा, ये ल्यूमेन। ठीक, अब यहां पर देखिए इसमें जो एटीपीएज या फिर एटीपी सिंथेज एंजाइम है बेटा, यही क्या करता है कि एडीपी इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि जब ये क्रॉस करेंगे तो जो एनर्जी है प्रोटॉन ग्रेडियंट की जो प्रेशर की एनर्जी है वो रिलीज होगी। तो यही प्रोसेस में एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट ये दोनों आप देखिए बेटा तो यूनाइट होते हैं और यूनाइट होकर के यहाँ पर सिंथेसिस किसकी कर लेते हैं बेटा एटीपी की। समझ में आ गई बात। इस रिएक्शन को कौन कैटालाइज कर रहा है बेटा एटीपीएज एंजाइम कर रहा है। इसे एक और नेम यूज करते हैं बेटा एटीपी सिंथेज, एटीपी सिंथेज। क्लियर हो गया। अब एटीपी सिंथेज या एटीपीएज एंजाइम जब ये हाइड्रोजन आयन अगर क्रॉस करता है मेम्ब्रेन को थाइलेक्वाड मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है F0 से इंटर करते हुए F1 से, तो इसी में जो इसकी ग्रेडियंट प्रोटॉन ग्रेडियंट की एनर्जी है वो एनर्जी रिलीज होती है और एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट आपस में यूनाइट होकर के किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं बेटा एटीपी का। ठीक, आप ये भी जानते हैं कि एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट या एडिनोसिन डाईफॉस्फेट जो है तो ये सपोज कीजिए बेटा एडिनोसिन, तो इससे एक फास्फेट ये हो गया। इसके बाद आप देखिए ठीक, अब यहां पर आप देखें बेटा तो ये सेकेंड फास्फेट हो गया। ठीक, और यहीं पर जब इसको लगभग 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है बेटा तो इससे एक न्यू फास्फेट अटैच होता है और इस तरह से ये एडीपी से किसमें चेंज हो गया बेटा एटीपी में। ठीक, और जो एनर्जी रही यहाँ रिलीज हो रही है बेटा यही एनर्जी जो कि केमिकल एनर्जी है। कौन से फॉर्म में एनर्जी है बेटा, ये है अगर देखें बेटा तो केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी। क्लियर हो गया बेटा। तो यही प्रोसेस में अगर देखें बेटा तो एटीपी की सिंथेसिस हो गई। तो एटीपी की सिंथेसिस किस तरह से बेटा क्लियर हो गया। एक चीज और जान लीजिए यहां पे कि हाइड्रोजन आयन इस यानी प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है बेटा किसके थ्रू, प्रोटॉन पंप या प्रोटीन चैनल के थ्रू। इस प्रोसेस को क्या कहें बेटा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या कह लिया जाए इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक, यानी यहां पे क्या कर रहा था कि प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन क्रॉस द थाइलेक्वाड मेम्ब्रेन एंड इंटर्स द स्ट्रोमा थ्रू प्रोटॉन पंप या प्रोटीन चैनल बाय द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्लियर हो गया बेटा। तो इस तरह से आप देखें बेटा तो एटीपी की सिंथेसिस हो गई। अच्छा, एक चीज और केयर करें बेटा कि एटीपी सिंथेज या एटीपीएज को एक और वर्ड यूज करते हैं। एटीपी सिंथेज या एटीपीएज को एक और वर्ड यूज कर सकते हैं
कपलिंग फैक्टर, कपलिंग फैक्टर। अच्छा ये बताइए बेटा कि कपलिंग फैक्टर इसको क्यों कह लिया जाए? एटीपी सिंथेज या एटीपीएज को कपलिंग फैक्टर इसलिए कह लें बेटा क्योंकि कपल मतलब हो गया बेटा यूनाइट करना, लिंक करना, ठीक। एटीपीएज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और फोटोफॉस्फोरिलेशन इन दोनों प्रोसेस को क्या कर रहा है बेटा? लिंक कर रहा है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और फोटोफॉस्फोरिलेशन इन दोनों प्रोसेस को एटीपीएज लिंक कर रहा है बेटा, इसलिए इसको क्या कर लें बेटा? कपलिंग फैक्टर। यानी एटीपी सिंथेज या एटीपीएज लिंक्स द टू प्रोसेसेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड फोटोफॉस्फोरिलेशन, सो इट इज कॉमनली कॉल्ड या इट इज आल्सो कॉल्ड एज कपलिंग फैक्टर, ठीक। देखिए बेटा कपलिंग फैक्टर, ठीक। कपलिंग फैक्टर किसको कह लें बेटा? एटीपी सिंथेज को, एटीपी सिंथेज को कह लें, ठीक। कपलिंग फैक्टर किसे कह लें बेटा? एटीपीएज को कह लें। कपलिंग फैक्टर किसको कह लिया जाए? देखिए बेटा कपलिंग फैक्टर कह लें बेटा एटीपी सिंथेज को या एटीपीएज को, ठीक। क्यों कह लें बेटा? बिकॉज एटीपी सिंथेज एटीपी सिंथेज links or couple the two processes electron transport system and photophosphorilation, क्लियर हो गया बेटा? सो इट इज कॉल्ड कपलिंग फैक्टर, क्लियर हो गया बेटा? तो इस तरह से अगर हम लोग देखें बेटा तो लाइट रिएक्शन कंप्लीट होता है। लाइट रिएक्शन को थोड़ा सा जान ले बेटा, थोरोली अगर कि ये कंप्लीट हो चुका है तो हल्का समराइज कर लिया जाए बेटा। देखिए अगर आप लाइट रिएक्शन को अगर कि समराइज करते हुए आगे बढ़ें तो लाइट रिएक्शन को कह लेंगे बेटा हिल रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को क्या कह लें बेटा? हिल रिएक्शन, ठीक। क्यों कह लें बेटा हिल रिएक्शन? क्योंकि रॉबर्ट हिल ने लाइट रिएक्शन को एक्सप्लेन किया था, क्लियर हो गया? लाइट रिएक्शन को एक और नेम यूज किया जा सकता है बेटा फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्यों कह सकते हैं इसको? क्योंकि ये प्रोसेस अगर देखें बेटा तो लाइट ड्राइवन प्रोसेस है।
यानी लाइट रिएक्शन कैन बी कॉमनली, लाइट रिएक्शन में बी कॉमनली कॉल्ड एज फोटोकेमिकल रिएक्शन बिकॉज इट इज लाइट ड्राइवन रिएक्शन एंड हिल रिएक्शन बिकॉज इट वाज फर्स्ट एक्सप्लेन्ड या प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट हिल। क्लियर हो गया बेटा। दूसरी चीज अगर आप इसमें केयर करें बेटा कि लाइट रिएक्शन पर अगर हम देखें तो टेम्परेचर का इफेक्ट कितना होगा, ज्यादा या कम, यानी टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होना चाहिए लाइट रिएक्शन पे। तो टेम्परेचर का इफेक्ट अगर देखें तो लगभग नेग्लिजिबल होगा या लेस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर होगा। क्या होगा बेटा? लेस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, लेस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन लाइट रिएक्शन, यानी लाइट रिएक्शन पर जो है बेटा टेम्परेचर का बहुत कम इफेक्ट होगा। क्या इसका रीजन है बेटा? क्योंकि ये रियल में एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं है, यहाँ केवल एक एंजाइम है बेटा NADP रिडक्टेज भर यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है और टेम्परेचर सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है बेटा एंजाइमेटिक एक्टिविटी को। क्लियर हो गया बेटा। और देखिए लाइट रिएक्शन में क्या है, लाइट रिएक्शन में यहाँ पर अगर आप देखें बेटा तो है कि यहाँ लाइट एनर्जी क्लियर हो गया बेटा, ये कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में, ठीक। और फॉर्मेशन हो रहा है बेटा किसका? फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है बेटा रिड्यूसिंग पावर्स का। देखिए बेटा फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर रिड्यूसिंग पावर्स का, जो है कौन से बेटा? ATP एंड NADPH प्लस H प्लस। क्लियर हो गया बेटा। तो लाइट रिएक्शन पर क्या है बेटा कि यहाँ रिड्यूसिंग पावर्स का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा। जो रिड्यूसिंग पावर है ATP एंड NADPH प्लस H प्लस, इन्हें रिड्यूसिंग पावर क्यों कहें बेटा? बिकॉज दे हेल्प इन रिड्यूसिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस करते हैं बेटा, इसलिए इन्हें क्या कहें? रिड्यूसिंग पावर। और इसमें क्या प्रोसेस है बेटा हिल रिएक्शन या फिर लाइट रिएक्शन में? इसमें होती है बेटा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या हो गए? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस मीन्स हो गया बेटा, फोटो मीन्स लाइट, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन, यानी यहां पर हो रहा है बेटा ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, ठीक। नेक्स्ट स्टेप इस पर क्या आ रहा है बेटा? यहां पर अगर देखें बेटा तो ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड इन द प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है बेटा कि ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, ठीक। तो ये सब अगर आप देखें बेटा तो कुछ कॉमन स्टेप्स हैं किसमें? लाइट रिएक्शन के। तो आज ये कंप्लीट होता है बेटा लाइट रिएक्शन। एक बार बेटा रिवाइज करके इस पर क्वेश्चन कीजिए बेटा। उम्मीद करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपके नीट या ऐसे एग्जाम में पूछे गए होंगे बेटा, उसे आप बहुत इजीली कर सकते हैं जो है। और नेक्स्ट में कुछ क्वेश्चन अपने से कराएंगे आपको जो है, देखिए कि कितना इजीली आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर ले जाते हैं। तो आज का क्लास यहीं पर क्लोज किया जाए बेटा। थैंक यू।